हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को। क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर है आपका सेल, तो उसका पार्ट है ये। इसको हम कोशिश करेंगे डिटेल में समझने की। चलिए लेट्स बिगिन। अब पहली चीज़ तो ये आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये ज़रूरी क्यों है, ज़रूरत क्या है सेल मेम्ब्रेन की। देखिए, सेल मेम्ब्रेन आपके सेल के अराउंड एक कवरिंग है। जैसे अगर हम मान के चलेंगे सेल है, ठीक है, तो ये सेल के अराउंड ये जो कवरिंग है, ये अगर सेल है तो ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये जो समझ लो आप कवरिंग है, ये जो पूरी कवरिंग है, थोड़ा सा उसको सजा देते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पता क्या करती है सेल मेम्ब्रेन? ये सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करती है। क्या करती है? सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का क्या मतलब है? सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती। जैसे कि मान लीजिए आपका बॉय स्कूल है, तो बॉय स्कूल में एक चौकीदार खड़ा होता है, तो वो सिर्फ बॉयज को अंदर आने देगा, गर्ल्स को अंदर नहीं आने देगा। या ऐसे ही मान लीजिए गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल में भी एक चौकीदार होगा, वो सिर्फ गर्ल्स को अंदर आने देता है, बॉयज को अंदर नहीं आने देगा। तो वो क्या कर रहा है? एक तरीके से स्कूल की इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है, चौकीदार। तो सेल मेम्ब्रेन एक तरीके का चौकीदार है, ये हर चीज को अंदर नहीं आने देगा। इसे लगता है जो चीज काम की है उसको अंदर आने देगा, और जो चीज खराब है उसको बाहर निकाल देगा। तो ये क्या करता है सेल मेम्ब्रेन? जो अंदर की चीजें उन्हें अंदर रहने देगा, जो बाहर की चीजें उन्हें बाहर रखेगा सेल के। ठीक है, तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करती है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है कि कवरिंग है, कोई किसी भी चीज़ के अराउंड अगर कवरिंग होती है तो उसको स्ट्रक्चर देती है, उसको शेप देती है और उसको प्रोटेक्शन देती है। बट इसके साथ ही साथ जो मेन चीज़ है वो सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। जो अंदर की चीज़ें हैं सेल की, उनको अंदर रखना, जो चीज़ें सेल के बाहर की हैं उनको सेल के बाहर रखना। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है। अब हम देखेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ की बनी है, इसमें है क्या, कंपोनेंट क्या है इसका, इसको समझेंगे। देखिए, सेल मेम्ब्रेन मेनली तीन चीजों से बनी हुई है। पहला है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का मतलब होता है फैट। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं, जैसे जो डाइट में आप खाने में फैट खाते हो, खाने में फैट क्या होता है? घी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, मक्खन हो गया, ये सब फैट्स है। ठीक है, बायोलॉजी में फैट्स को हम बोलते हैं लिपिड्स। तो सेल मेम्ब्रेन है वो तीन चीजों की बनी हुई है। पहला लिपिड है यानी कि फैट है, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ऑलमोस्ट ये दोनों लगभग लगभग इक्वल रेशियो में होते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, तो ह्यूमन सेल में अराउंड आप मान के चलो जैसे कि 40% के आसपास होगा लिपिड, 50% के आसपास होगा प्रोटीन, और अराउंड 5 to 10% के आसपास होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, मेनली इसमें लिपिड और प्रोटीन ही होता है। ठीक है, अब हम अंदर जाके देखेंगे कि लिपिड में क्या है, प्रोटीन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट में क्या है आखिर सेल मेम्ब्रेन में। पहली चीज आती है सेल मेम्ब्रेन की लिपिड। अब जब बात करते हैं लिपिड की, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बुक में देखोगे या हर जगह देखोगे, जब भी सेल मेम्ब्रेन की बात आती है तो फॉस्फोलिपिड में ये जो वर्ड है फॉस्फोलिपिड, ये सुनाई देता है। अब ये फॉस्फोलिपिड है क्या, इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है फॉस्फो मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ये इस तरीके से होता है, देखो ये होगा, इसे हम बोलेंगे फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। इसके साथ नीचे ये लगा होता है इसका फैटी एसिड की चेन। ठीक है, तो उसको आप बोलोगे फैटी एसिड। एक चेन ऐसे है, एक चेन ऐसे है। ठीक है, ये फैटी एसिड कैसे बन रहा है? लिपिड से। लिपिड मैंने क्या बोला था? फैट्स होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर तो हो गया फॉस्फेट,
नीचे हो गया लिपिड, लिपिड यानी कि फैटी एसिड। ये पोर्शन है हेड और ये पोर्शन है नीचे वाला टेल, ठीक है। अब इसमें एक और मॉलिक्यूल होता है जो इन दोनों को जोड़ता है। इन दोनों को फॉस्फेट और फैटी एसिड को जोड़ने का जो काम है, मतलब फॉस्फेट को और लिपिड को जो जोड़ने का काम है, वो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और होगा इस तरीके से। मान लो आप यहाँ पे ये इन दोनों को जोड़ के रखता है, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कुछ नहीं है, एक अल्कोहल है, ठीक है, शुगरी अल्कोहल है। तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है आपका। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखने बैठोगे तो हम इसको बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। दिस इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्यों है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, नीचे इसमें फैटी एसिड की चेन लगी है जो कि लिपिड बनाता है, और इन दोनों को फॉस्फेट और फैटी एसिड को जो जोड़ता है वो है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा फॉस्फोलिपिड बनता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर हम इसको लेके चलते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, जो हेड है, ठीक है, जो फॉस्फेट वाला पोर्शन है, ये है आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब होता है पानी और फिलिक मतलब होता है लव। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पानी से प्यार करता है, जहां भी इसको पानी दिखेगा ना, ये पानी के पास जाके चिपक जाएगा। तो ये है हाइड्रोफिलिक। और जो नीचे वाला पोर्शन है, हम इसको लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब क्या है? पानी। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब होता है फोबिया, डर, तो फियर। तो जो नीचे वाला पोर्शन है ये पानी से डरता है और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पानी से प्यार करता है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं कि ऊपर वाला पानी से प्यार करता है या नीचे वाला पानी से डरता है? इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? इसको पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ना, ये पर्टिकुलर तरीके से लगा हुआ है। वो तरीका अगर हमें समझना है तो हमें इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, कैसे लगा है, क्यों हम पढ़ रहे थे इसको। अब दिखाता हूं आपको। देखो, ये आपका ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक तरीके से हमने निकाला। ये बाय लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बायलिपिड लेयर है, वो है बाय लिपिड लेयर। बाय मतलब होता है दो, तो दो लेयर है इसमें लिपिड की, ठीक है। तो ये देखो मॉलिक्यूल लगा है, एक मॉलिक्यूल ये रहा फॉस्फोलिपिड का, एक मॉलिक्यूल ये रहा फॉस्फोलिपिड का। अब ये उल्टे क्यों लगे हैं? उल्टे मतलब ये ऐसे क्यों लगा हुआ है? अगर हम देखें, एक ऐसे है और नीचे वाला ऐसे लगा हुआ है। इस तरीके से क्यों लगा है? ये ऐसे क्यों नहीं लगा? ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे नहीं लगा। रीजन बीन, उसका एक रीजन है। वो रीजन है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया ना, कि एक हिस्सा पानी से प्यार करता है, एक हिस्सा पानी से डरता है। अब होता क्या है, यहां पे होता है पूरा पानी, ठीक है। यहां मान लीजिए सेल के बाहर का हिस्सा है, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पानी इसको ब्लू कर लेते हैं। ये सेल के बाहर का हिस्सा है पूरा, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं आउटसाइड सेल है। आउटसाइड सेल पानी होता है, और ये वाला हिस्सा अगर हम लेके चलें, ये इनसाइड सेल है, यहां भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, ठीक है। इसी तरीके से होता है। तो ये इनसाइड है, सेल के अंदर है। अब क्या होगा, आप देखो, पानी से जो हिस्सा प्यार करता है, ऊपर वाला हिस्सा प्यार करता है पानी से। मैंने बताया था ना, ये फॉस्फेट जो हमने पीछे पढ़ा है, ये पानी से प्यार करता है। तो ये पानी की साइड आ गया, इधर पानी है तो इधर ये वाला हिस्सा आ गया, क्योंकि ये भी पानी से प्यार करता है। ये वाला हिस्सा जो था ये पानी से डरता है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है ये पानी से डरता है, इसीलिए ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ गया है, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसीलिए है क्योंकि यहां भी भाई पानी है और यहां भी पानी है। तो ये तो पानी से प्यार करता है, तो ये पानी की तरफ मुड़ गया। ये डरते हैं पानी से, तो इधर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर है। अब आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। और क्योंकि ये इस तरह से एक लेयर बनी हुई है, एक लेयर ये रही पूरी, ये फैट की लेयर है,
एक लेयर पूरी फैट की ये रही, इसलिए इसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन की लेयर को बायलिपिड लेयर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब लिपिड में एक चीज और आती है, ठीक है, जिससे आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी है, वो है कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो लेयर है ये किस तरीके से हमारी बॉडी में होती है। ये अगर आप लेयर देखोगे ना, ये देखो ये लेयर है, मैं इसको चला रहा हूं, ये तैरती है। जो सेल मेम्ब्रेन है ना हमारी, ये तैरती हुई है। तैरती हुई कैसे, जैसे अगर आपने कभी पानी पे तेल देखा है, ठीक है, पानी पे थोड़ा सा तेल फैलाना, तो आपको ऐसा दिखेगा तेल पानी पे तैरता है, पानी पे तेल ऐसे तैरता है, फ्लूइड की तरह तैरता है। ऐसे ही आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये फ्लूइड होती है, बहुत तैरती हुई सी है। ठीक है, तो ये देखो आप, दोबारा मैं इसको चला के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये वीडियो है यहाँ पे एक, ये देखो, ये जो है ना पूरी तैर रही है, ये देखो, तैरती हुई सी है, एकदम तैरती हुई सी। ये पूरी आपकी लेयर है, ये पूरी आपकी लेयर है, तैर रही है, तैरती हुई सी है। ठीक है, दोबारा आप देख सकते हो इस वीडियो को, ये देखिए, ये जो है, ये देखो पूरा ये सामने तैरता हुआ है, पूरा एकदम तैर रही है ना पूरी ये लेयर आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होती है, और इस फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का जो काम है, ये जो इसकी जो फ्लूइडिटी है, ये जो तैर रही है इस तरीके से, इसको मेंटेन करने का काम, इसको कम करने का काम, इसको ज्यादा करने का काम, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से फ्लूइडिटी कम और ज्यादा होती है, इसको मेंटेन करने का जो काम है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, अब देखो सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। तो ये देखो आप इसमें, ये तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लगे हैं ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ जी, ये तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, दिख रहा है पीला पीला पार्ट, ये सारे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये पूरी फॉस्फोलिपिड की लेयर है, इसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल ये रहे, येलो येलो सारे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये पूरी लेयर कैसी है, फ्लूइड है। क्या है, फ्लूइड है। ये लेयर फ्लूइड है, इसीलिए इस को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, इसमें ये बोला गया था ये जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड है, तो इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। ये जो मॉडल है इसको दिया था आपके सिंगर एंड निकोलसन, ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड हमें समझ में आ गया क्यों है। मोज़ेक का मतलब होता है एक तरह का पैटर्न। तो ये आप देखोगे ये एक ब्यूटीफुल पैटर्न में अरेंज है, ये देखो ये प्रॉपर एक पैटर्न है। ठीक है, ये ऐसे ही अरेंज नहीं है, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हम और भी पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा है, बट इसमें अभी और चीजें भी हैं, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है इस लेयर में। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करता है, फ्लूइड है और एक पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखिएगा। वापस आते हैं हम अपने इस पे पहली स्लाइड पे। हमने ये पढ़ लिया, हमने लिपिड वाला पोर्शन पढ़ लिया है कि लिपिड बनाता है इसको। ठीक है, हमने देख लिया। अब प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, 50% के आसपास प्रोटीन्स ही हैं अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं। अब कैसे हैं प्रोटीन, ये देखिए यहां है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होते हैं इसमें दो तरीके के होते हैं। अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जैसे भी आप याद, अभी हमने क्या पढ़ा पीछे, लिपिड्स दो तरह के थे, हमने देखा सेल मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, या इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक, जो बाहर की तरफ है। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर की तरफ है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो, और एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर की तरफ है। अब देखो कहाँ है ये देखिए, ये जो प्रोटीन है ये बिल्कुल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं, अंदर की तरफ है पूरा, देखो एम्बेडेड है इसके अंदर, इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है, तो इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन बाहर की तरफ है, ठीक है, ये देखो ये बाहर की तरफ है, पेरिफेरी पे, पेरिफेरी मतलब होता है बाहर, जैसे हमारी बॉडी में पेरिफेरी क्या है, हमारे ये हथेलियां, हमारे पैर, ये सब पेरिफेरीज है। ठीक है, जो चीज बाहर की तरफ होती है उसको हम पेरिफेरी बोलते हैं। तो जो बाहर की तरफ प्रोटीन है वो ये रहे। ठीक है, तो इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल लो या पेरिफेरल प्रोटीन बोल लो, एक ही बात है। तो दो तरीके के प्रोटीन है
और जो ह्यूमन सेल होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फाइनली एक चीज़ और भी होती है हमारे इसमें, जैसे वापस आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से कहाँ प्रेजेंट है? बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, 5 से 10% के आसपास प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, बट होते कहाँ हैं ये भी हम देख लेते हैं। देखिए ये शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर आप देखोगे ये रहा शुगर साइड चेन, ये रही, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन से, ये शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शुगर एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो तीनों चीज़ें प्रेजेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन में, फैट भी है, प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। बट अगर हम बात करेंगे मेनली इसमें प्रोटीन और फैट्स होते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। तो ये हमने क्या हुआ, हमने एक आइडिया लिया, स्ट्रक्चर लिया कि सेल मेम्ब्रेन होती किस तरीके की है। अब कुछ चीज़ें, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो पहले समझते हैं कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ये मान लीजिए एक पत्थर है, ये एक पहाड़ है, ठीक है, ट्राइंगल क्या है, ये एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर यहाँ पे एक पत्थर रखा है बहुत बड़ा। अब पत्थर को अगर हम ऊपर से फेंकेंगे तो पत्थर आराम से गिर जाएगा, कोई एफर्ट नहीं लग रहा, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही एफर्टलेस है। अगर ऊपर से फेंका जाए तो एफर्टलेस है, ठीक है, एंड नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत नहीं है इसमें। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एफर्टलेस हो गया, कोई एनर्जी इन्वॉल्व इसमें जरूरत नहीं है। अब एक दूसरा केस लेके चलो, अगर पत्थर यहां पे है और मुझे ऊपर चढ़ाना है पत्थर, तो ये एफर्टलेस नहीं है यार, इसमें एफर्ट लगेगा, इट रिक्वायर्स एफर्ट, और इट रिक्वायर्स, जब एफर्ट लगेगा तो एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी भी लगेगी, ठीक है, इट रिक्वायर्स एनर्जी एज वेल। एनर्जी हमारी बॉडी में जब हम बात करते हैं बायोलॉजी में तो एटीपी वर्ड आता है, ह्यूमन बॉडी में एटीपी वर्ड आ जाता है जैसे एनर्जी की बात आएगी। इसमें एटीपी चाहिए क्योंकि इसमें हम एक तरीके से उल्टे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं यार, ठीक है। अब ये वर्ड आप कहां पढ़ोगे, उल्टा डायरेक्शन तो लिखा नहीं होगा बुक में, वहां लिखा होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इस तरीके से आपकी बुक में समझ में आएगा कि जब हम उल्टे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जा रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी चाहिए क्योंकि ये मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला केस है, ये जो पहला केस है इसे हम बोलते हैं पैसिव, और ये वाला जो केस है ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जान लग रही है, बंदा को एक्टिव होना पड़ेगा तभी ऊपर पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो एक्टिव है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे समझ लो, ए से एक्टिव, ए से एटीपी, एटीपी चाहिए यानी कि एनर्जी लगेगी इसमें, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों समझा रहा हूँ यार, देखो ये मान लो सेल है, ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। अब सेल के, मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन है, सेल के आसपास बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेल ऑक्सीजन लेता है, सेल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, ठीक है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है ना सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेल में रेस्पिरेशन होता है, सेल ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, उसमें से एनर्जी निकालते हैं। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, बस ये समझ के चलो कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली पूरा टाइम हमारे बॉडी में सेल्स में एक्सचेंज होती रहती है। ये वाला जो एक्सचेंज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, एक तरीके से समझ के चलो ये पैसिव है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा सेल को, सेल आराम से बैठा हुआ है, सेल आराम से बैठा है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, बहुत ईजिली गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, और सेल को कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो एक तरीके का पैसिव है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो इस तरीके वाले को। अब क्या होता है, लेकिन हमेशा इतना आसान नहीं होता। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि ये सेल है, दोबारा सेल को लेते हैं, सेल के अंदर ग्लूकोज है, मान के चलते हैं सेल के अंदर ग्लूकोज है, ये जी, ये हम लेके चल रहे हैं, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, सेल ग्लूकोज से ही चलता है, ठीक है, ग्लूकोज से ही होता है। अब खाली अंदर ही नहीं होता सेल के ग्लूकोज, बाहर भी है ग्लूकोज। अब मान के चलो बाहर है, मान लो 50, एग्जाम्पल दे रहा हूं,
और अंदर है मान लो 80 ग्लूकोज। ये मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल समझा रहा हूँ आपको। बाहर है 50, सेल के अंदर है 80। अब लेकिन सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है, आप दौड़ लगा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, जनरली चीज़ें ऐसे फ्लो नहीं करती। चीज़ें हमेशा कैसे फ्लो करती हैं, जहाँ ज़्यादा होती हैं उससे कम की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं। लेकिन अभी क्या है, मैं दौड़ लगाने गया, मुझे बहुत ग्लूकोज चाहिए, मेरे सेल को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो अब होना क्या चाहिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि सेल को ग्लूकोज चाहिए तो एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो गई सेल के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हो जाए, बाहर से अंदर की तरफ आए। लेकिन ये एक नेचुरल फ्लो नहीं है, नेचुरल फ्लो तो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी क्रिएट हो रही है सेल के अंदर कि हम चाहते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज आए, बाहर भले ही कम है लेकिन हम चाहते हैं सेल के अंदर आए, क्योंकि सेल के अंदर जरूरत पड़ रही है ग्लूकोज की। तो अब क्या करेंगे, अब ये उल्टा काम हो गया, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन से चीज कहाँ आनी है, हाई की तरफ आनी है, लो से हाई की तरफ आनी है, क्योंकि अंदर ज्यादा है ग्लूकोज, बाहर ग्लूकोज कम है। तो जब उल्टा होता है, लो से हाई की तरफ आएगी, तो ये वाला केस एक्टिव होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी लगेगी, यहाँ एटीपी आएगा, ठीक है। तो अब ये सब चीजें कैसे होती हैं कि यार बाहर ज्यादा कम है, अंदर ज्यादा है, तो कैसे होगा, तो धक्के मारना पड़ेगा। जब बात आती है ना धक्के मारने की, तो फिर यहाँ पे प्रोटीन का रोल आता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था ना, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, फिर वो हेल्प करते हैं इस तरीके से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को जाने में, ठीक है। एनर्जी भी लगती है, और यहाँ पे इसका भी बहुत रोल आएगा। आप जब आगे पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ये जो आयंस है ना, सोडियम पोटेशियम, ये एक पंप बनाते हैं, ठीक है, एक ग्रेडियंट बनता है, तो इस ग्रेडियंट के थ्रू चीजें फिर फ्लो करती हैं, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का भी यहाँ बहुत रोल है। तो जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आएगी ना, तो ये समझ लेना, कहीं पे भी एग्जाम में आता है, कुछ आता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी आएगा, यहाँ पे दो चीजें जरूर आएंगी, सोडियम पोटेशियम पंप आएगा, और आपको ये पता है इसमें एनर्जी चाहिए, यू नीड एटीपी, यू रिक्वायर एनर्जी, और चीजें इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ये चीजें हो रही हैं, तो जब आप उसको डिटेल में समझोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने अगर मोटा मोटा बोलूँ, हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, और हमने ये देखा कि कैसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, और फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से चीज़ें सेल के जो अक्रॉस है कैसे फ्लो करती हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो यार अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी वे में समझा रहा हूँ, तो मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हर बच्चे को बेनिफिट होना चाहिए, तो प्लीज़ 3 चीज़ें ज़रूर करो ताकि ये वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट हो पाए। लाइक करो, कमेंट करो आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया, और इस वीडियो को काइंडली सबके साथ शेयर करो, ताकि जो YouTube की एल्गोरिथम है इस वीडियो को रिकॉग्नाइज करे और ज़्यादा बच्चों तक फैला पाए, ठीक है। तो गाइस ये था वीडियो, जल्दी ही नए वीडियो के साथ आऊँगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।